पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में पोल्यूशन काफ़ी बढ़ा है और जो डेटा दिखाता है कि 30 सितंबर तक दिल्ली की हवा लगभग साफ थी, सेटिस्फैक्ट्री रेंज में थी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 के नीचे था, जो कि सेटिस्फैक्ट्री रेंज मानी जाती है। और 30 सितंबर के बाद से लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है और ये जो आसपास के राज्य हैं वहाँ से जो पराली जलने की वजह से किसान मजबूर होकर जो पराली जलाता है वो जो आ रहा है, उसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है। ये समय एक दूसरे पे उंगली उठाने का नहीं है और हमारा वो मकसद भी नहीं है। इस वक्त हमारा मकसद दिल्ली सरकार का और दिल्ली के लोगों का ये है कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन बढ़ने की वजह से इमरजेंसी जैसे हालात क्रिएट हो गए हैं, उसको कैसे निपटा जाए, अपने दिल्ली के लोगों को राहत कैसे पहुंचाई जाए, अपने दिल्ली के बच्चों को कैसे राहत पहुंचाई जाए ताकि वो साफ सांसें ले सकें। तो अभी हमारी मीटिंग हुई थी, सारे डिपार्टमेंट्स के लोग आए थे, मंत्रीगण थे, ऑफिसर्स थे और कुछ ये मोटे मोटे तौर पे 4 कदम आज हम लोगों ने डिसाइड किए हैं। एक तो ये कि सोमवार से 1 हफ्ते के लिए स्कूल फिजिकल बंद किए जा रहे हैं। वर्चुअल क्लासेस चलेंगी लेकिन फिजिकली स्कूल बंद किए जा रहे हैं ताकि हमारे बच्चों को घर से बाहर ना निकलना पड़े और उनको पोल्यूटेड एयर में सांस ना लेनी पड़े। दूसरा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को 14 से 17 ये दिखा रहा है जो वेदर फॉरकास्ट है कि 14 तारीख से 17 तारीख तक हवाएं नहीं चलेंगी और वो पराली का धुआं तो आता रहेगा। तो ऐसा लग रहा है कि उस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो इस दौरान कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को बंद किया जाएगा। तीसरा, जितने सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तरों का वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है 100%। तो सरकारी दफ्तर इस दौरान बंद रहेंगे और सभी छुट्टी नहीं है, वो बंद रहेंगे और सबको वर्क फ्रॉम होम करना है। अगर कोई इमरजेंसी कॉल है तो कॉल पे अवेलेबल रहना है। प्राइवेट वाले जितने लोग हैं, प्राइवेट ऑफिसर्स, उनको एक एडवाइजरी जारी की जाएगी कि वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम कर सकें। और चौथा, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बीच बीच में एक सुझाव निकल के आ रहा था कि क्या दिल्ली को कंप्लीट लॉकडाउन किया जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन, हालात ख़राब हो जाते हैं तो उसका हम पूरा वर्कआउट कर रहे हैं कि उसके क्या मायने होंगे, उस लॉकडाउन के क्या मायने होंगे। अभी लगा नहीं रहे हैं, हम एक उसका प्रस्ताव बना रहे हैं और इस प्रस्ताव को हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे कि अगर ऐसा ऐसा होता है और केंद्र सारी एजेंसी से डिस्कस करके, बिकॉज ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप होगा, तो सारी एजेंसी से केंद्र सरकार को कॉन्फिडेंस में लेके, सीपीसीबी को कॉन्फिडेंस में लेके, सफर को कॉन्फिडेंस में लेके अगर ऐसे हालात बनते हैं तो फिर उसमें दिल्ली के अंदर सारे प्राइवेट व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, ये सब वेहिकुलर, ये कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल, ये एक्टिविटीज़ बंद की जा सकती हैं। तो ये एक प्रस्ताव, अभी केवल प्रस्ताव के तौर पे इसको हम कोर्ट के सामने रखेंगे। तो ये 4 मोटे मोटे तौर पे निर्णय लिए गए। हम दिल्ली वालों ने हमेशा बड़ी से बड़ी मुसीबत का बड़े अच्छे से सामना किया है और ये हमारी सबकी सांसों का सवाल है, हमारे सबके सेहत का सवाल है, ज़िंदगी का सवाल है। मैं दिल्ली के लोगों से उम्मीद करता हूँ और अपील करता हूँ कि सब लोग मिलके इस पोल्यूशन की प्रॉब्लम से भी अच्छे से निपटेंगे। ये कठोर कदम जो हम उठा रहे हैं, ये मजबूरी है और ये सब दिल्ली के लोग समझेंगे कि ये मजबूरी है, ये उठाना ज़रूरी है। सर, कोर्ट भी लगातार ये कह रहा है कि साल दर साल लगभग यही कहानी इस समय पर चलती रहती है। बहुत सारे कदम उठाए गए सरकार की तरफ से, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, फिर भी सूरत नहीं बदल रही है। इस समय पर वही स्थिति बन जाती है पिछले साल या 2 साल पहले थी। इसमें मैं उम्मीद करता हूँ सारी सरकारें काम कर रही हैं, केंद्र सरकार काम कर रही है, अन्य राज्य सरकारें काम कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका कॉग्निजेंस लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका समाधान निकलेगा। दिल्ली की तरफ से हम जो कर सकते हैं, हम वो सारे एफर्ट्स कर रहे हैं।
सर क्या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी बनाया जाएगा इस क्राइसिस को हैंडल करने के लिए? अभी तो हम सारे एक साथ ही बैठे हुए थे, सारे ऑफिसर्स भी बैठे हुए थे। जब भी जरूरत पड़ेगी हम सारे फिर दोबारा 3 दिन के लिए सब बंद किया गया है। हाँ जी, अभी 3 दिन के लिए है, उसके बाद हम वो करके और फिर आगे लॉकडाउन लगाएंगे। वही मैंने कहा कि हम ये बहुत एक्सट्रीम एक्टिविटी अभी तक ये कभी किया नहीं गया ये, तो हम ये कोर्ट के सामने रखेंगे कि ये हमारा प्रस्ताव है और एक्सट्रीम सिचुएशन के अंदर क्या ऐसा करना चाहिए। ऑडिबन 2-3 बार हो चुका है, व्हीकलर पॉल्यूशन। मतलब अब जैसे सरकारी दफ्तर जब सारे बंद कर दिए तो इसका इम्पैक्ट, सरकारी गाड़ियां बहुत ज्यादा हैं, दिल्ली सरकार के सारे ऑफिसर्स बंद कर रहे हैं। फिर आप लोग भी घर से काम करेंगे? सब लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे अनलेस कोई जरूरी वो हो तो। सर कोर्ट ने भी कहा है कि केंद्र सरकार सभी को मिलजुल कर बातचीत के लिए बुलाई, इससे बातचीत करेंगे। हम हमेशा तैयार हैं और हम सब मिलके काम करेंगे। ये ऐसी चीज है जिसका समाधान, क्योंकि हवा जो है और पोल्यूशन जो है वो बाउंड्रीज नहीं देखता, उधर की हवा इधर आ जाती है, उधर का पोल्यूशन इधर आ जाता है, तो हम सब मिलके काम करेंगे। दफ्तर भी 1 हफ्ते के लिए बंद किए हैं, सरकारी दफ्तर भी 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते के लिए, जो भी है 1 हफ्ते के लिए। हाँ जी। सर क्या सेंटर को इमरजेंसी मीटिंग तुरंत बुला लेनी चाहिए? दिल्ली और आसपास सेंटर को जो भी करना है वो जरूर करेंगे। थैंक यू। तो प्रदूषण को लेकर ये इमरजेंसी बैठक बुलाई गई थी और उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कदम उठाए गए हैं इस बैठक में उसकी जानकारी देते हुए सबसे अहम बात यह कि 1 हफ्ते के लिए स्कूल बंद रहेंगे, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, निर्माण कार्य बंद रहेगा, सरकारी दफ्तरों का वर्क फ्रॉम होम 100% कर दिया गया है, यानी कि सरकारी दफ्तर बंद होंगे, काम चलता रहेगा लेकिन वर्क फ्रॉम होम। प्राइवेट ऑफिसेस के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है कि ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम की कोशिश की जाए। लॉकडाउन अभी नहीं लगा रहे हैं, प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा कि अगर हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं तो फिर किस तरह से आगे बढ़ा जाए। इसको लेकर केंद्र सरकार को भी कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा और जो प्रदूषण बोर्ड है उसको भी कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। तो निजी दफ्तरों के लिए भी एडवाइजरी जारी होगी कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये होनी चाहिए कि लोग बाहर न निकलें। वर्क फ्रॉम होम को एक बार फिर से ज्यादा अमल में लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं। दिल्ली की हवा बहुत ही ज्यादा जहरीली है, प्रदूषण का स्तर हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो फटकार लगाई गई थी उसके बाद ये इमरजेंसी बैठक बुलाई गई थी जिसमें ये फैसला लिया गया है। मोटे मोटे तौर पे 4 कदम आज हम लोगों ने डिसाइड किए हैं। एक तो ये कि सोमवार से 1 हफ्ते के लिए स्कूल फिजिकल बंद किए जा रहे हैं। वर्चुअल क्लासेस चलेंगी लेकिन फिजिकली स्कूल बंद किए जा रहे हैं ताकि हमारे बच्चों को घर से बाहर ना निकलना पड़े और उनको पोल्यूटेड एयर में सांस ना लेनी पड़े। दूसरा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को 14 से 17 ये दिखा रहा है जो वेदर फॉरकास्ट है कि 14 तारीख से 17 तारीख तक हवाएं नहीं चलेंगी और वो पराली का धुआं तो आता रहेगा। तो ऐसा लग रहा है कि उस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो इस दौरान कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को बंद किया जाएगा। तीसरा, जितने सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तरों का वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है 100%। तो सरकारी दफ्तर इस दौरान बंद रहेंगे और सभी छुट्टी नहीं है, वो बंद रहेंगे और सबको वर्क फ्रॉम होम करना है। अगर कोई इमरजेंसी कॉल है तो कॉल पे अवेलेबल रहना है। प्राइवेट वाले जितने लोग हैं, प्राइवेट ऑफिसेज, उनको एक एडवाइजरी जारी की जाएगी कि वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम कर सकें। और चौथा, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बीच बीच में एक सुझाव निकल के आ रहा था कि क्या दिल्ली को कंप्लीट लॉकडाउन किया जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन, हालात ख़राब हो जाते हैं तो उसका हम पूरा वर्कआउट कर रहे हैं कि उसके क्या मायने होंगे, उस लॉकडाउन के क्या मायने होंगे। अभी लगा नहीं रहे हैं, हम एक उसका प्रस्ताव बना रहे हैं और इस प्रस्ताव को हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे कि अगर ऐसा होता है और केंद्र सारी एजेंसी से डिस्कस करके, बिकॉज ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप होगा, तो सारी एजेंसी से केंद्र सरकार को कॉन्फिडेंस में लेके, सीपीसीबी को कॉन्फिडेंस में लेके, सफर को कॉन्फिडेंस में लेके अगर ऐसे हालात बनते हैं तो फिर उसमें दिल्ली के अंदर सारे प्राइवेट व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट,
ये सब वेहिकुलर ये कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल ये एक्टिविटीज़ बंद की जा सकती हैं। तो ये कुछ कदमों का ऐलान जरूर कर दिया गया है इस बैठक के बाद, लेकिन इस इमरजेंसी का जिम्मेदार आखिरकार कौन है? ये जो जहरीली हवा लेने के लिए जो मजबूर हो रहे हैं लोग, इसके लिए जिम्मेदार कौन? और जो सांसों पर आफत है, राहत कैसे मिलेगी? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ आज की बहस में जो मेहमान शामिल हैं उनका परिचय आपसे करा दूं। बीजेपी के प्रवक्ता आशीष सूद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पर्यावरणविद आनंद आर्या हमारे साथ हैं, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुलदीप कुमार इस वक्त जुड़े हुए हैं, और पर्यावरणविद वंदना शिवा को आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। शुरुआत में कुलदीप कुमार जी आपसे कर रही हूं, आपकी जिम्मेदारी बताने के लिए सुप्रीम कोर्ट को क्यों आना पड़ता है? सुप्रीम कोर्ट को क्यों आपको जगाना पड़ता है? वर्ल्ड क्लास सिटी क्या ऐसे ही बनेगी? दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली नंबर 1 है। नहीं मीमांसा जी, पहली बात तो ये कि दिल्ली सरकार पहले से ही इसके ऊपर काम कर रही है, पॉल्यूशन के ऊपर, और लगातार जैसे हमने अगर दिवाली पे पटाखों पे बैन लगाया तो वो भी इसी कड़ी में कदम था, अगर हमने डस्ट पे कंट्रोल किया तो वो भी इसी में कदम था, अगर हमने रेड लाइट ऑन और उस पर इंजन ऑफ पे की प्रोजेक्ट शुरू किया तो वो भी इसी का एक कदम था। तो दिल्ली सरकार लगातार इस पर काम करती रहती है, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट ने जो बात आज कही है हमें उस पर भी विचार करना होगा और इस पर काम करना होगा। और ये सभी साझा विरासत है। पोल्यूशन ऐसा नहीं है कि मेरे अगर मैं अपने राज्य में ठीक कर लूँगा तो पोल्यूशन नहीं होगा, बगल वाले राज्य से ही पोल्यूशन होगा। बगल में हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे अगर पोल्यूशन रहेगा तो दिल्ली में भी उसको वो इफेक्ट जरूर करेगा। और लगातार ये हम बात कहते रहे हैं कि दिल्ली के अंदर हरियाणा और यूपी का बहुत बड़ा पोल्यूशन का एक हिस्सा है जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश और हरियाणा से दिल्ली की ओर आता है। चाहे हम उसमें पराली की बात करें, चाहे हम उसमें ईंटों की भट्टे की बात करें, कि किसानों पर ठीकरा फोड़ना बंद कर दें। किसानों पर कब तक ठीकरा फोड़ते रहेंगे? पहले तो ये जो धूल उड़ती है, जो वाहनों से प्रदूषण होता है, जो और सोर्सेज हैं, जो उद्योगों से प्रदूषण होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए आपने क्या किया? वो तो एक्शन प्लान बताइए ना जरा। नहीं, पहले मैं क्लियर कर दूं, हम किसानों पर ठीकरा नहीं फोड़ रहे हैं, हम वहां की सरकारों की जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। और वहां की सरकारों को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी अपनी। उन्हें अगर हमने पूसा इंस्टीट्यूट साथ मिलकर बायोडिकम्पोजर बनाया और उससे पराली का समाधान निकला तो बाकी राज्यों को भी उस पर काम करना चाहिए। और अगर बाकी राज्य काम नहीं कर रहे तो केंद्र सरकार को उसमें आगे आना चाहिए, केंद्र सरकार को कदम उठाना चाहिए, उन राज्यों से बात करनी चाहिए, वरना नहीं तो अपना कोई फैसला देना चाहिए। तो इसमें उनको काम करना पड़ेगा और हम दिल्ली सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। हम अगर दिवाली पटाखे बैन करते हैं तो भाजपा के लोग उसका विरोध करते हैं। और अब अगर आप एक्यूआई दिल्ली का देखेंगे, अगर दिल्ली के एक्यूआई की बात करूं तो आप देखिए 1 नवंबर को 281 दिल्ली का एक्यूआई था, 2 नवंबर को 303, 3 नवंबर को 314 और 4 नवंबर को 352, उसके बाद 5 नवंबर को 400, मतलब बढ़ता चला गया उसके बाद से। तो हमें अगर हम ये कहें कि जी आप पटाखे बैन करेंगे तो ये हमें कहेंगे जी आपने पटाखे दिल्ली बैन कर दिए, आप तो हिंदू धर्म के खिलाफ हैं, आप ये हैं वो है। हमें लोगों की जान ज्यादा प्यारी है, लोगों का जीवन ज्यादा प्यारा है, तो हमें सबको मिलकर इस पे काम करना है, आशीष सूद जी उठ के काम करना। आशीष सूद जी, ठीक है, आपने कहा कि पराली जल रही है और दूसरी सरकारें इसको लेकर कुछ नहीं कर रही, केंद्र सरकार इंटरवीन नहीं कर रही है। आशीष सूद जी, आप कहते हैं कि पराली न जलाई जाए, इसके लिए किसानों को सब्सिडी पर मशीनें दी जा रही हैं। आप ये भी हवाला देते हैं कि पिछले 4 साल में 2000 करोड़ रुपए आप खर्च कर चुके हैं। अगर ये मशीनें किसानों के पास पहुंच रही हैं तो फिर पराली कैसे जल रही है? कौन जला रहा है ये पराली? देखिए मीमांसा जी, मैं आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले केवल एक वाक्य कहना चाहता हूं। बड़ा आपको उस वाक्य से याद आएगी कुछ बात। कैन ए सीएम गो अवे बाय सेइंग दिस कि मेरे पड़ोस के राज्य में ये हो रहा है, मेरे पड़ोस के राज्य में ये हो रहा है? ये तो तरीका ठीक नहीं है। और रहा आपका सवाल, पराली जल रही है, पानी खराब हो तो हरियाणा ने पानी खराब कर दिया। अब हरियाणा में चुनाव नहीं है, पंजाब में चुनाव है, तो पंजाब का नाम ही नहीं लेते हैं। पराली एक ऐतिहासिक समस्या है। आपने ठीक बताया, 2021-22 में 496 करोड़ रुपए राज्यों को, 235 करोड़ रुपए पंजाब को, 141 करोड़ हरियाणा को, 115 करोड़ दिल्ली यूपी को और 5 करोड़ रुपए दिल्ली को पराली की समस्या से निपटने के लिए दिए गए हैं। मगर
कुछ चीजों का एक ट्रेडिशनल पुराने समय से चीजें चली आ रही हैं, उस मेथोडोलॉजी को बदलने में समय लगेगा। मगर क्या पराली ही एकमात्र कारण है? क्या दिल्ली के अंदर टूटी हुई सड़कें, अनाधिकृत कॉलोनियों में 4,800 करोड़ रुपए की सड़क बनाने का दावा करने वाली सरकार, क्या दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों की सड़कें ठीक हो गई हैं, वहां मट्टी नहीं उड़ रही? इस बात को प्रामाणिकता से कह सकते हैं? क्या दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था ऐसी है कि यह कह सके कि पराली अगर नहीं जलेगी तो हमारे यहां बाकी सब ठीक है? इन्होंने 5,000 बसें, ये 2015 का कागज लेके बैठा हूं मैं, 70 पॉइंट एजेंडे में 49, 50 और 51 3 पॉइंट्स में पर्यावरण को निपटने का काम था। 2015 में कहा था 5,000 बसें खरीदेंगे। आज भी देखिए वही हो रहा है। हम इससे ऊपर नहीं उठ पाते, हम सियासत से ऊपर नहीं उठ पाते, हम ब्लेम गेम से ऊपर नहीं उठ पाते। उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा पराली जलती है, पराली पर आप कहते हैं कि नहीं सड़कों पर धूल उड़ती है। हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। मैं वंदना शिवाजी को यहाँ पर बीच में लाना चाहूंगी। वंदना शिवाजी, सबसे पहले तो जो कदम अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केंद्र से और राज्यों से कि आप इमरजेंसी कदम उठाइए, सबसे पहले तो मैं आपसे कमेंट चाहूंगी, जो कदमों का ऐलान आपने सुना अरविंद केजरीवाल ने जो किया है, ये 4 कदम जो उठाए हैं, क्या ये काफी हैं? क्या हालात और खराब नहीं होंगे दिल्ली में प्रदूषण के? पहली बात, कोविड का लॉकडाउन और कंटिन्यूड पोल्यूशन के लिए लॉकडाउन हम एक साथ मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद तो वही व्हीकल्स वापस सड़कों पे आएंगे जो 50% पिछले 1 महीने में उनका पोल्यूशन बढ़ा है। इंडस्ट्री का पोल्यूशन 13%, कंस्ट्रक्शन का पोल्यूशन 6%। तो 1 हफ्ता लॉकडाउन के बाद अगर वो एक्टिविटी को बंद नहीं किया जाएगा और शिफ्ट नहीं किया जाएगा, पोल्यूशन बढ़ता रहेगा। छठ पूजा के टाइम यमुना की तरफ लोग देखते हैं, अरे झाग आ रही है, झाग आती है अमोनियम और फॉस्फेट से, वो आता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से, केमिकल डाइज से। और जो पराली हमारे बीजेपी के वक्त बहुत इंसल्ट कर रहे हैं हमारी हेरिटेज को, कि पराली जलाना हमारा ऐतिहासिक सिस्टम है। मैंने तो हरित क्रांति पे किताब लिखी है यूनाइटेड नेशंस के लिए। हमारी मिश्रित खेती होती थी और हमारे टॉल वैरायटीज ऑफ गेहूं होते थे, उसका जो भूसा निकलता था वो गाय को और धरती माँ के जीवकों को जाता था। इससे हमारा धरती का उर्वरकता भी बढ़ती थी। हमारा स्टडीज है कि हम 200% 500% बढ़ा सकते हैं और उससे उत्पादन बढ़ता है। दूसरा, हम उसके द्वारा अपने जानवरों के लिए खाना देते थे। हरित क्रांति ने यूरिया के लिए जो फॉसिल फ्यूल से बनता है उसके लिए बोना धान और बोना गेहूं बनाए। फर्टिलाइजर के लिए बना था वो नॉर्मन बोरलॉग का नोबेल पीस प्राइज जी। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बढ़ा और कंबाइन हार्वेस्टर लाए, जो मशीनीकरण कह रहे हैं सोल्यूशन है, वही तो प्रॉब्लम है। कंबाइन हार्वेस्टर ऊपर का ग्रेन हेड ले लेता है, नीचे स्टबल छोड़ देता है। हमने अपने स्ट्रॉ को स्टबल कभी नहीं कहा, कभी नहीं जलाया। मैं देहरादून में रह रही हूँ, पहली बार एक कंबाइन हार्वेस्टर आया, पहली बार मैंने खेतों में आग देखी। हम तो इतने प्यार से जानवरों का खाना स्ट्रॉ और हमारा खाना ग्रेन, और ये जो उल्टा सीधा हो गया है क्योंकि हम पश्चिम की गलत सोच से उनके फायदे के लिए हमारा 1991 का कर्ज $90 बिलियन का 1/3 पूरी की पूरी तरह हरित क्रांति पंजाब जो पॉइंट आप उठा रही हैं ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है, लेकिन आनंद आर्य जी भी हमारे साथ हैं। जी वंदना जी, आनंद आर्य जी, ये अब किया क्या जाए? अब जो इमरजेंसी मेजर्स की बात की जा रही है, क्या होना चाहिए? लॉकडाउन को लेकर कहा जा रहा है कि अभी नहीं लगाया जा रहा, क्या लगाया जाना जरूरी है? इस प्रस्ताव की बात की जा रही है, मैं इस पर कमेंट लूंगी आशीष सूद जी का भी, लेकिन उससे पहले आनंद आर्य जी आप क्या कहेंगे लॉकडाउन को लेकर? क्या सोल्यूशन है इसका? देखिए, लॉकडाउन कोई किसी तरह का सोल्यूशन नहीं है। पिछली बार जब कोविड का लॉकडाउन लगा 2020 के अंदर और 2021 के अंदर जो हमने देखा, वो उससे दिखा आपको कि एनवायरनमेंट कितना साफ हो गया, वातावरण बिल्कुल साफ हो गया, यमुना आधी साफ हो गई। अब आज की डेट में, और आज की डेट में नहीं, हमको 2013-14 से बिल्कुल पता है कि क्या करना है, पर अगर कोई करना ही नहीं चाहता
कोई भी काम नहीं करना चाहता। अब ये पॉइंट अभी सूद साहब ने भी उठाया है, अभी वंदना जी ने भी उठाया है। अब मैं 3 पॉइंट्स पे इनसे, आम आदमी पार्टी की सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं। आज 500 के करीब हमारा AQI का इंडेक्स है, उसमें से पराली का मैं कहता हूं कि चलिए 40% मांग लिया, तो बाकी का जो 300 है उसकी जिम्मेदारी और किसी की नहीं है। सबसे पहली जिम्मेदारी जो है वो है दिल्ली सरकार की। जैसे कि हम बोलते हैं वेहिकुलर पोल्यूशन बहुत होता है, उससे PM 2.5 निकलता है, PM 10 निकलता है। उसको कंट्रोल करने के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमें स्ट्रॉन्ग करना था, सशक्त करना था, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि दिल्ली के अंदर 11,000 बसें चलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने 7 साल पहले, 6 साल पहले कहा था कि हम 5,000 बसें खरीदेंगे। अब आप बताइए मेरे को कि अगर वो 5,000 बसें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलती हैं तो जो 2 व्हीलर्स जो पोल्यूशन करते हैं, जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है वेहिकुलर के अंदर, वो कितना कम हो जाएगा। जवाब देना बनता है यहाँ पर। कुलदीप कुमार जी, ये फर्क वाहनों से होने वाले पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को क्या आपने स्ट्रॉन्ग किया? देखिए मीमांसा जी, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आपको बता दूं, 2015 में हम लोगों की सरकार दिल्ली के अंदर आई थी और 2015 के अंदर दिल्ली के अंदर 4500 बसें थी ट्रांसपोर्ट DTC की बेड़े के अंदर, और आज वो बसें बढ़ के 5500 हो गई हैं। मतलब पूरे इतने सालों के अंदर सरकार 4500 बसें इकट्ठी कर पाई। और नहीं आशीष जी, मैं डेटा के साथ बात करूं, बिना डेटा के बात नहीं करूंगा आपकी तरह, आप निश्चिंत रहिए। 4500 बसें थी, आज 5500 बसें हैं। 1000 बसें अभी और 6 महीने 1 साल के अंदर दिल्ली के अंदर आएगी। तो रही ट्रांसपोर्ट की बात। और ट्रांसपोर्ट की जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम बस लाने की बात करते हैं, उन बसेस का विरोध करने का काम कौन करता है? भाजपा के लोग करते हैं। इनको दिल्ली के पॉल्यूशन से कोई मतलब लेना देना नहीं है, इनको केवल राजनीति चमकानी है, राजनीति रोटी सेकनी है। जब भी इनसे हरियाणा के बारे में बात होगी, देखिए फिर आप उसी पॉइंट पर आ गए, मैं आपसे पूछ रही हूँ कदम क्या उठा रहे हैं आप? राहत कैसे देंगे? जो लोग जहरीली हवा इस वक्त ले रहे हैं, सांस नहीं आ रहा है, दम घुट रहा है, और देखिए सांस तो आपको इसी हवा में लेनी है, आप लोगों को भी इसी में लेनी है। आशीष सूद जी, जल्दी से, मैं बस वक्त की कमी है, आप मुझे बताइए कदम क्या आप उठा रहे हैं राहत देने के लिए? देखिए मीमांसा जी, मैं अभी आप अपने टीवी पर अपने प्रोड्यूसर से कहिए इनको आना चाहिए एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक करें। करनाल में इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स 254 है। क्या आप लोगों को राहत देने के लिए, ये बताइए मुझे। और दिल्ली में देखिए, इस समय दिल्ली में तो राहत देने का काम आम आदमी पार्टी का है। उनको नारेबाजी से बाहर निकलना होगा। 10 अक्टूबर 2020 ने आपसे भी कहा दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी जब पटाखे चल रहे थे, जब उस पर बैन लगाया गया था? उन्होंने ये भी कहा किसानों की मशीनें कैसे पहुंच 4 अक्टूबर 2021 को आपने क्या व्यवस्था की है? एजेंडा निकाला। सवाल आपसे भी बनता है। मीमांसा जी, मेरा कहना, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए कुलदीप जी, आपकी बारी में मैं बोला नहीं, बीच में बोलने का फायदा नहीं है। जवाब देने दीजिए जो मैंने सवाल पूछा है। अतार्किक वक्त जाया मत कीजिए। अतार्किक फैसलों को जनता मानने से इनकार करती है। जनता ये जानती है पटाखों का प्रदूषण में एक अंश है। जो सवाल अभी पूछा गया, मैं भी पहले पूछ रहा हूँ, 5,000 बसें कहाँ हैं? दिल्ली में मैकेनिकल स्वीपर क्यों नहीं आए? दिल्ली में मैकेनिकल स्वीपर क्यों नहीं आए? दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में सड़कें टूटी हुई क्यों है? आए दिन हर सड़क पर मैंने आपसे सवाल पूछा था, उसका जवाब आपने नहीं दिया अभी तक। उसका सवाल आपने भी नहीं दिया। पटाखे पर बैन लगाना अतार्किक था क्या? की सरकार ने, आशीष जी, केंद्र सरकार ने पर बैन लगाना अतार्किक था क्या दिल्ली के अंदर? आप दिल्ली के आसपास के सभी भट्टों को PNG पे किया है। दिल्ली की सरकार ने, केंद्र सरकार ने सभी भट्टों को PNG पे किया है। आसपास के राज्यों को मदद दी जा रही है। पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे तो इसी तरह से हवा जहरीली बनती रहेगी, और वही जहरीली हवा हर कोई लेने के लिए मजबूर होता रहेगा, और ये जो प्रदूषण है वो कम नहीं होगा सियासत होने से। हमें बस यही कहना, और यही जनता भी आप तक संदेश पहुंचा रही है। बंद कीजिए ये सियासत और सोचिए कि इस हवा को कैसे साफ करना है, केंद्र और राज्य मिलकर। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रेजेंटिंग B News ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.